हाय विवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस स्टैटिक जीके के चैप्टर नंबर 11 जिसमें हम इंडियन डिफेंस सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे। इसके एक और पार्ट में ऑलरेडी दो पार्ट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। ये इसका तीसरा पार्ट होगा। तो चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को फायदेमंद लगती है तो इसको लाइक जरूर करना है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल पूछता है कि द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स ट्रेनिंग कमांड इज लोकेटेड एट। भारतीय वायु सेना का जो प्रशिक्षण कमान है उसका मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है। तो आपसे जो पिछली क्लास के यानी कि सेकंड पार्ट में मैंने आपसे जो इंडियन एयरफोर्स के मल्टीपल कमांड्स थे उनके हेडक्वार्टर्स आप लोगों को बताए थे, जिसमें इस ट्रेनिंग कमांड का हेडक्वार्टर भी आप लोगों को बताया गया था। ये आपको नजर आता है बेंगलुरु में, याद रखिएगा। एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इंडियन एयरफोर्स के इस ट्रेनिंग कमांड को बताइए कब स्थापित करा गया था। तो इसको लेकर आपको याद रखना है 22 जुलाई ऑफ 1949 को, सो दैट के जो ट्रेनिंग ऑपरेशंस होते हैं उनको यूनिफाई किया जा सके। चलिए आगे बढ़ेंगे। The headquarters of which of the following commands of Indian Air Force is located in नागपुर महाराष्ट्र। भारतीय वायुसेना के किस कमांड का मुख्यालय महाराष्ट्र के नागपुर में है? तो जब मैंने आप लोगों से मल्टीपल इंडियन एयरफोर्स के कमांड्स की बात करी थी, वहीं पर मैंने आपको एक बताया था इंडियन एयरफोर्स का मेंटेनेंस कमांड, जो कि इन्होंने ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया है। इसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के नागपुर में। तो ये भी आपको याद रखना है। एक्चुअली में इसको 1955 में कानपुर के अंदर फॉर्म करा गया था, लेकिन बाद में कब 1964 में इसे नागपुर मूव कर दिया गया। तो जो भी इंडियन फोर्स से रिलेटेड मेंटेनेंस का काम होता है, ओवरहॉलिंग का काम होता है, सर्विसिंग का काम होता है इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स और इक्विपमेंट्स का, वो आपका इसी कमांड के अंदर होता है, याद रखेंगे। मैच द फॉलोइंग नेम ऑफ द इंडियन एयरफोर्स कमांड। तो ये आपको इंडियन एयरफोर्स कमांड के इधर नाम दिए गए हैं और इनकी आप लोगों से लोकेशन पूछी है। इन दोनों की मैचिंग आपको करके ये जो आपको ऑप्शन दिए इनमें से बताना है। तो आप लोगों के साथ वैसे तो मैं देखो ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं। आप लोगों को मैंने साउदर्न एयर कमांड का जो हेडक्वार्टर बताया था वो कहां पर बताया था? तिरुवनंतपुरम, केरला में। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का आपको जो हेडक्वार्टर बताया था वो मैंने कहां पर बताया था? गुजरात में, गुजरात के गांधीनगर में। सेंट्रल एयर कमांड यानी कि जो केंद्रीय वायुसेना की कमान है उसका हेडक्वार्टर कहां पर था? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। और ईस्टर्न एयर कमांड की जो लोकेशन थी वो मैंने आपको कहां पर बताई थी? मेघालय के शिलोंग में। तो ये सारे के सारे आपको हेडक्वार्टर्स पता होने चाहिए। संबंधित सवाल आप लोगों से पूछ लिया जाता है। इन एयरफोर्स एयर कॉमरेड इज वन रैंक हायर देन विच ऑफ दिस फॉलोइंग फोर। वायुसेना में जो एयर कोमोडोर होता है वो किसके पद से एक ऊंचा होता है, यानी कि एक पद ऊंचा होता है किससे? देखो जो ये आपका यहाँ पर मैंने एक टर्म दिया है कोमोडोर, इस कोमोडोर के जस्ट नीचे आपको नजर आता है ग्रुप कैप्टन। जैसे आप सुनते हैं ना किसी का नाम लेते हुए कि ग्रुप कैप्टन ये, ग्रुप कैप्टन वो, उनसे ऊपर वाला जो होता है ना उनको कहा जाता है कोमोडोर। ठीक है। तो ये जो एयर कोमोडोर होता है ना, वन स्टार रैंक के व्यक्ति होते हैं जो कि आर्मी के अंदर किसके इक्विवेलेंट होते हैं? जो ब्रिगेडियर होते हैं, ये ब्रिगेडियर के इक्विवेलेंट होता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं वन स्टार रैंक। एयरफोर्स में अंदर वो कहलाएंगे कोमोडोर और आर्मी के अंदर वो होता है ब्रिगेडियर। Who is the only Indian Air Force officer to be awarded with परमवीर चक्र? परमवीर चक्र से सम्मानित एकमात्र भारतीय वायुसेना के अधिकारी का आपको नाम बताना है। ओनली आईएएस ऑफिसर जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित करा गया। इंडिया का ये हाईएस्ट वॉरफाइम वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। मरणोपरांत इनको दिया गया था 1971 में, जो इंडो पाक वॉर हुआ था उसके अंदर इनका जो हीरो एक हीरोइज्म है, एक इनकी जो एक गाथा है उसको प्रोत्साहित करता है। तो ये है निर्मलजीत सिंह सेखोंग, इनका नाम याद रखिएगा भाई। ओनली आईएएस ऑफिसर जिनको परमवीर चक्र दिया गया। A rank in the Air Force which is equivalent to the rank of colonel in the army। अब देखो
आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के अंदर जो पद होते हैं उनकी इक्विवेलेंस होती है एक दूसरे के साथ, वो एक पत्ते ऊपर नजर आता है। तो जिस प्रकार से आर्मी के अंदर कौन है, कर्नल है, उसी रैंक का सिमिलर बेसिस पर आपको इंडियन एयरफोर्स के अंदर कौन नजर आता है, ग्रुप कैप्टन नजर आता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो विंग कमांडर होते हैं ना, विंग कमांडर, और जो मैंने भी पीछे आपको एयर कॉमोडोर का नाम बताया था, तो इसके एयर कॉमोडोर के तो ये नीचे रहेंगे ग्रुप कैप्टन, और किसके ऊपर रहेंगे, विंग कमांडर के ऊपर रहेंगे। तो ये एक आपको पदवी याद रखनी है, ये आपका कर्नल जो कि आर्मी के अंदर होता है उसके इक्विवेलेंट होता है ग्रुप कैप्टन। अरेंज दी कमीशन्ड ऑफिसर रैंक्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, सबसे ऊपर एयर चीफ मार्शल आते हैं भाई, उसके बाद एयर मार्शल आते हैं, फिर एयर वाइस मार्शल आते हैं, फिर एयर कॉमोडोर आते हैं, फिर ग्रुप कैप्टन, फिर विंग कमांडर, फिर नीचे स्क्वाड्रन लीडर, फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट और फिर फ्लाइंग ऑफिसर। ये क्रम रहेगा आपका इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो प्लीज इसको रट लीजिएगा, अच्छा सवाल है ये, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। हु वॉज द फर्स्ट 5 स्टार रैंक होल्डिंग ऑफिसर इन द इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना में पहली 5 तारक रैंक धारक अधिकारी दिए गए 4 विकल्प में से कौन थे, तो इसमें आपको अर्जन सिंह का नाम याद रखना है भाई। इनको प्रमोट करा गया था टू पोस्ट ऑफ मार्शल इन इंडियन एयरफोर्स। कब करा गया था, 2002 के अंदर करा गया था। ये मार्शल वाली जो पोस्ट होती है ना, ये 5 स्टार रैंक होती है। ठीक है, और ये जो आपकी मार्शल वाली रैंक है इंडियन एयरफोर्स के अंदर, वो इंडियन आर्मी के अंदर किसके इक्विवेलेंट होती है, फील्ड मार्शल से। फील्ड मार्शल किस में रहती है, आर्मी के अंदर। मार्शल किस में रहती है, आपकी इंडियन एयरफोर्स के अंदर। ओके, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना के जनक के रूप में किसको जाना जाता है। देखो, जो पहले इंडियन चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे, उनके नाम से ही उनको फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स का नाम दे दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं सुब्रतो मुखर्जी का। पिछली क्लास में सुब्रतो मुखर्जी पर मैंने चर्चा करी थी ना, कि पहले इंडियन चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे, जिन्होंने जो पद संभाला था वो कब संभाला था, 1 अप्रैल ऑफ 1954 को। ठीक है, सुब्रतो मुखर्जी, द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु हैज रीच्ड द रैंक ऑफ एयर मार्शल इन द एयर इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना में एयर मार्शल रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो ये 2002 के अंदर के बात है, जहां पर आपको नजर आएंगी पद्मा बंदोपाध्याय। इनका नाम याद रखिएगा, ये पहली वुमेन बनती है इंडियन एयरफोर्स की जिनको एयर वाइस मार्शल के पद पर प्रमोट करा गया था, एंड फिर तुरंत बाद इनको एयर मार्शल बना दिया गया था। ओके, फ्लाइट लेफ्टिनेंट कौन है जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी मई 2019 में बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन टू क्वालिफाई फॉर कॉम्बैट मिशंस ऑन द फाइटर जेट। इंपॉर्टेंट सवाल है, और उस समय पर करंट अफेयर के मल्टीपल आपके जगह जगह पर इसको पूछा गया था। तो इन्होंने जो MiG MiG-21 है उसको क्वालिफाई करा था, और ये महिलाओं के लिए कॉम्बैट बैरियर को ब्रेक करने वाली पहली महिला बनती हैं। नाम था इनका भावना कांत, नाम याद रखिएगा इनको। ठीक है, इसके अलावा और भी 2 महिलाओं का याद रखिएगा। पहली जो वुमेन है, मतलब वो 3 थी एक्चुअली में, वो 3 में से आपको पहली एक भावना कांत का नाम याद रखना है, एक आपको याद रखना है अवनी चतुर्वेदी का नाम, ये भी इनके साथ में बनती हैं, और फिर एक आपको और याद रखना है मोहाना सिंह। इन तीनों को एक साथ बनाया गया था, जिन्होंने अपनी फाइटर स्ट्रीम ट्रेनिंग को कंप्लीट करा था मई के अंदर। तो ये तीनों को याद रखना है, इन्होंने इतिहास क्रिएट किया था ये। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन पायलट टू फ्लाई सोलो इन द इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना में पहली महिला पायलट जिन्होंने अकेले उड़ान भरी थी, तो 1994 की ये बात है। सिर्फ 22 साल की उम्र में पहली फीमेल जिन्होंने MiG-21 की जो फ्लाइट है उसको सोलो उड़ाया था, वो थी हरिता कौर देवल। इनको याद रखिएगा भाई, बड़ी चीज होती है। ठीक है, हरिता कौर देवल। हु इज द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट इन द इंडियन एयरफोर्स टू फ्लाई MiG-21। तो यहां पर
मैंने आप लोगों को अभी बताया पीछे अवनी चतुर्वेदी का नाम। तो हुआ क्या था ना, 2018 के अंदर ये पहली वुमेन बनी है जिन्होंने फुली सर्टिफाइड बनी थी MiG-21 बेसोन को उड़ाने वाली। तो ये अवनी चतुर्वेदी का आपको नाम यहाँ पर याद रखना है। पीछे मैंने बताया था कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन पायलट जिन्होंने एयरफोर्स के अंदर उड़ान भरी थी, उसमें आपकी हरिता कौर देवल थी। ठीक है, ये भी MiG-21 से ही रिलेटेड थी। इसको सोलो उड़ाने का काम करा गया था इनके द्वारा। फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट, ये फाइटर पायलट है। ठीक है, अब इनमें अंतर होता है, यहाँ पर फाइटर पायलट की बात हो रही है, यहाँ पर नॉर्मल पहली वुमेन की बात हो रही है जिन्होंने सोलो उड़ाया था। ये फाइटर पायलट है, अवनी चतुर्वेदी। दोनों में अंतर है, ऐसे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। Who among the following women pilots were the first to fly in the combat zone during the Kargil War 1999? निम्नलिखित में से कौन सी महिला पायलट कारगिल युद्ध 1999 के दौरान सबसे पहले युद्ध क्षेत्र में उड़ान भरने वाली थी? अभी मैंने आप लोगों को पहले भी डिस्कस किया, यहाँ पर भी फिर से वैसा सही सवाल आपके सामने आया है। इसमें आपको गुंजन सक्सेना और श्री विद्या राजन का नाम याद रखना है। ये पहली महिलाएं थी जिन्होंने कॉम्बैट जोन, जो कि 1999 का कारगिल वॉर के अंदर था, वहां पर ये आपका उड़ान भरकर आई थी। इन्होंने, जो गुंजन सक्सेना है ना, इन्होंने लगभग 900 जो ट्रूप्स हैं उनको इवैक्यूएट किया था। कॉम्बैट में सपोर्ट करने के लिए इनका रोल बहुत ज्यादा माना जाता है। Which of the following operations, also known as Eagle Mission, was undertaken by Indian Air Force to support Tamil Tigers during the Sri Lankan Civil War? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन, जिसे ईगल मिशन के नाम से भी जाना जाता है, श्रीलंकाई गृहयुद्ध के समय तमिल टाइगर्स का समर्थन करने के लिए भारतीय वायुसेना के द्वारा चलाया गया था? तो ये 1987 की बात है जब इस ऑपरेशन को लॉन्च करा गया था। इसका नाम था ऑपरेशन पुमले, ऑपरेशन पुमले। तो ये एक एयर ड्रॉप था जाफना के ऊपर, जो कि सप्लाई करने के लिए था, है ना। तो याद रखिएगा, इसको ईगल मिशन के नाम से भी जाना जाता है, ऑपरेशन पुमलाई। इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशन नेम्ड ऑपरेशन विजय इन 1961 वाज फॉर व्हाट? भारतीय वायुसेना का जो ऑपरेशन विजय 1961 वाला, वो किसके लिए आयोजित करा गया था? तो जो आप लोगों को पता है ना, जो गोवा से, दमन दीव से और जो अंजेदिवा आइलैंड से जो पोर्चुगीज को भगाने का काम करा गया था, उनके कॉलोनियल रूल को खत्म करने के लिए करा गया था 1961 के अंदर, वहां पर इस ऑपरेशन विजय को लॉन्च करा गया था। तो हम यहाँ पर आंसर मार्क करेंगे लिबरेशन ऑफ गोवा फ्रॉम पोर्चुगीज, इसके लिए ये ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ठीक है। Which of the following operations was undertaken by Indian Air Force against Maldives coup in 1988? इस पर डिस्कशन कर चुका हूं मैं पहले भी। ऑपरेशन कैक्टस 1980 के अंदर जब मालदीव्स के अंदर मिलिट्री कूप हो रहा था ना, तो वहां पर इसको यूज करा गया था, इसने काउंटर करा था। ठीक है, ऑपरेशन कैक्टस। कौन सा कोड नेम है जो कि इंडियन एयरफोर्स के रोल को लिए अदा करा गया था 1999 के कारगिल वॉर के अंदर? तो इस ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा, ऑपरेशन सफेद सागर। ये 1999 के कारगिल वॉर के दौरान इंडियन एयरफोर्स के रोल के लिए कोड नेम असाइन करा गया था, ऑपरेशन सफेद सागर। तो याद रखेंगे इसको भी। What was the code name given by Indian Air Force to the बालाकोट एयर स्ट्राइक? आपको पता है ना, ये भारतीय वायुसेना के द्वारा बालाकोट एयर स्ट्राइक करी गई थी। इसका कोड नेम क्या था? ये स्ट्राइक कब करी गई थी? 26 फरवरी 2019 को। तो ये जैश ए मोहम्मद के जो कैंप्स है बालाकोट के अंदर, वहां पर इसको लॉन्च करा गया था। इसका नाम था ऑपरेशन बंदर। ये भी याद रखना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? यहां पर आपको 4 नाम दिए भाई, अब इसमें से बताना है कि कौन कौन से करेक्टली मैच्ड है। पहला है ऑपरेशन राहत। देखो, ऑपरेशन राहत सक्सेसफुली जो इंडियन स्टूडेंट्स थे उनको इवैक्यूएट करने के लिए 2015 में यमन के अंदर लॉन्च करा गया था। बिल्कुल ठीक है। दूसरा है वंदे भारत मिशन का संबंध इन्होंने दिया श्रीलंका से। वंदे भारत मिशन का संबंध श्रीलंका से नहीं है, ये किससे संबंधित है? ये यूक्रेन से संबंधित है, वंदे भारत मिशन।
ठीक है, और बाकी के रीजन्स के अंदर भी चलाया गया, श्रीलंका के अंदर नहीं है। ऑपरेशन मैत्री को 2015 में जब अर्थक्वेक नहीं आया था नेपाल के अंदर, तो उसके लिए राहत सामग्री पहुंचाने के लिए दिया गया था। ऑपरेशन सुकून का जो संबंध है वो इराक से नहीं है, ऑपरेशन सुकून का संबंध है जो इवैक्यूएशन हुआ था कहां पर, लेबनान में, अब 2006 में, उससे संबंधित था ऑपरेशन सुकून। तो इन्होंने पूछा था कौन कौन से सही है, तो पहला और तीसरा इन्होंने सही दिए थे, इसीलिए ये ए वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही बनता है इसमें। Which operation was launched by Government of India in 2017 to help Rohingya refugees in Bangladesh? 2017 में बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों की सहायता हेतु भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था, तो इसका नाम था ऑपरेशन इंसानियत। तो याद रखिएगा, ऐसे सवाल भी हमसे पूछ लिए जाते हैं कभी भी इस प्रकार से जब लॉन्च करा जाता है कोई ऑपरेशन। Which operation was launched in 2015 to evacuate Indian citizens and foreign nationals from Yemen? अभी पीछे बताकर आया था ऑपरेशन राहत के बारे में भाई। ये यमन से जो फॉरेन नेशनल्स हैं और इंडियन सिटीजन्स हैं उनको इवैक्यूएट करने के लिए 2015 के अंदर लॉन्च करा गया था, जिसमें लगभग 4.6 के यानी कि 4600 इंडियंस और इवन 9.6 नहीं, सिर्फ 960 जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनको इस यमन के कॉन्फ्लिक्ट एरिया से निकालने का काम करा गया था। What was the name of the rescue operation conducted by India during the Nepal earthquake tragedy in 2015? अभी पीछे बताकर आया था ऑपरेशन मैत्री, जो कि 2015 के नेपाल के अर्थक्वेक के दौरान उनको रेस्क्यू ऑपरेशन के रूप में लॉन्च करा गया था। ठीक है। इंडिया इवैक्यूएटेड 219 पीपल एज पार्ट ऑफ विच मिशन टू ब्रिंग इंडियंस फ्रॉम द वॉर हिट यूक्रेन इन फरवरी 2022? इसका मजाक भी उड़ाया था कई सारे लोगों ने, कई सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने, है ना। तो ये ऑपरेशन गंगा है भाई, एक ऐसा ऑपरेशन जो कि इंडिया के द्वारा यूक्रेन में जो भारतीय नागरिक थे उनको रेस्क्यू करने के लिए फरवरी 2022 के अंदर लॉन्च करा गया था ऑपरेशन गंगा। इसमें लगभग 19,000 इंडियंस को रोमानिया के जरिए लाया गया था, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया के जरिए लाया गया था। Which of the following missile developed by DRDO is an air-to-air missile designed to destroy highly maneuvering supersonic aircraft? निम्नलिखित में से कौन सी डीआरडीओ द्वारा विकसित मिसाइल एक एयर टू एयर मिसाइल है जो उच्च गति और तीव्र विमान को नष्ट करने के लिए बनाई गई है? याद रखिएगा, अस्त्र मिसाइल। ठीक है, एयर टू एयर मिसाइल है, डीआरडीओ ने इसको विकसित करा है। इसकी जो रेंज है वो लगभग 110 किलोमीटर की रेंज है। ठीक है। K100 which is a medium range एयर टू एयर मिसाइल वॉज डेवलप्ड बाय इंडिया एंड किस कंट्री के द्वारा लॉन्च कराया गया? K100 का नाम यूज हो तो रशिया को याद करेंगे भाई। तो K100 को एक्सपोर्ट करा गया था इंडिया रशिया डेवलपमेंट के प्रोग्राम के जरिए। ठीक है। तो ये लगभग 300 से 400 किलोमीटर की रेंज में वार करने वाली एक मिसाइल है। तो K100 इसका नाम है, इंडिया और रशिया के द्वारा इसको डेवलप करा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जिसको डीआरडीओ के द्वारा डेवलप करा गया है? शॉर्ट रेंज का नाम पूछा जाए तो त्रिशूल को याद रखेंगे। शॉर्ट रेंज मतलब सिर्फ 9 किलोमीटर तक ये वार करती है, सरफेस से एयर में वार करती है। ठीक है, त्रिशूल। इसमें मैचिंग करनी है भाई, यहां पर भारतीय मिसाइल दिया गया है और इनके यहां पर आप लोगों से टाइप पूछे गए हैं। पहला, इन्होंने ब्रह्मोस का नाम पूछा है। ब्रह्मोस तो आपकी चर्चा में है भाई, है ना। तो ब्रह्मोस का जो विकास करा गया है, इसको डेवलप करा गया, वो किसके द्वारा, आई मीन वो नहीं, ये किस प्रकार की है? तो ये एक सुपरसोनिक है भाई, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये ब्रह्मोस। अभी पाकिस्तान के ऊपर इससे ही आक्रमण करे गए थे भाई। दूसरे नंबर पर है बराक 8। बराक 8 एक सरफेस टू एयर मिसाइल है जो कि इंडिया और इजराइल के द्वारा डेवलप करी गई है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहां पर बराक 8 का संबंध किससे हो जाएगा? सरफेस टू एयर से। अग्नि मिसाइल एक बेहद इंपॉर्टेंट मिसाइल है जिसका संबंध आपको यहां पर बताना है। तो ये है
सरफेस टू सरफेस मिसाइल अग्नि। और फिर है सागरिका। सागरिका आपकी रह जाएगी सबमरीन से लॉन्च होने वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं। तो ये इनके टाइप भी याद रखने हैं आपको, ब्रह्मोस, बाराक 8, अग्नि और सागरिका। सागरिका को आप K-15 के नाम से भी जानते हैं भाई, इसको याद रखेंगे। चलिए, हेलिना एंड अमोगा 1, ये नाम है, बताइए इन चार विकल्प में से किसके। तो ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं भाई, दोनों का नाम याद रखिएगा, हेलिना एंड अमोगा 1। इसको डीआरडीओ के द्वारा डेवलप करा गया है सो दैट के जो हैवी आर्मर्ड व्हीकल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कराया जा सके दुश्मन के। ठीक है। हेलिना का मतलब क्या है? हेलिना आपका संबंधित है हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग। ये थर्ड जनरेशन का फायर एंड फॉरगेट हेलीकॉप्टर है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना इज द हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड वर्जन ऑफ विच मिसाइल? अभी मैंने बताया ना पीछे, नाग। तो इसको हम कई सारे नामों से जानते हैं, जिसमें इसको कहा जाता है ध्रुवास्त्र। इसको ध्रुवास्त्र भी कहा जाता है। ये एक एयर लॉन्च्ड वेरिएंट है आपका नाग मिसाइल सिस्टम का, जिसको लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म के लिए ओरिजिनली डेवलप करा गया था। द नेम ऑफ विच ऑफ दीज इंडियन मिसाइल्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द नेम्स ऑफ द इंडियन एंड रशियन रिवर? ब्रह्मोस की हम बात कर रहे हैं। ब्रह्मोस में आपका कौन कौन सी नदी आ जाती है? ब्रह्म या फिर ब्रह। ब्रह किससे संबंधित है? आपका ब्रह्मपुत्र रिवर से, जो कि इंडियन रिवर है। और जो मॉस है, ये कौन सी रिवर है? ये मॉस्कवा रिवर है, रशियन रिवर है ये। कौन सी रिवर? मॉस्कवा। तो याद रखेंगे इसको। विद रेफरेंस टू ब्रह्मोस मिसाइल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कौन कौन से करेक्ट है। पहला, इट हैज अ फ्लाइट रेंज अप टू 290 किलोमीटर, 290 किलोमीटर तक की उड़ान रेंज के अंदर आपको ये ब्रह्मोस नजर आएगी, बिल्कुल ठीक है। इट इज केपेबल ऑफ अटेनिंग अ स्पीड ऑफ 2.8 मैक। ये 2.8 मैक की स्पीड को अटेन कर सकती है। 2.8 मैक आपका एक यूनिट है एक तरीके से, ठीक है। सुपरसोनिक स्पीड हम इसको कहते हैं। इट्स क्रूजिंग एल्टीट्यूड वुड बी अप टू 30 किलोमीटर, यानी कि क्या 30 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक क्रूज कर सकती है? देखो ये लगभग 15 किलोमीटर तक कर सकती है ऑल्टीट्यूड वाइज, ये 30 किलोमीटर नहीं कर सकती। तो सिर्फ ये पहला और दूसरा वाला स्टेटमेंट की वजह से ये ए ऑप्शन सही होता आपका। ब्रह्मोस किस प्रकार की मिसाइल है? अभी पीछे बता कर आया था, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल थी ब्रह्मोस। आसान है। Which of the following is the indigenously designed and developed long range supersonic cruise missile of India? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की देसी रूप से डिजाइन की गई लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो इसमें आपको निर्भय का नाम याद रखना है भाई। ये हमारी स्वदेशी है, निर्मित, जिसकी जो रेंज है ना, वो 800 से लेकर लगभग 1500 किलोमीटर की रेंज है इस निर्भय की। ठीक है। Which of the following is an indigenously developed surface to surface nuclear capable short range ballistic missile, जिसकी जो रेंज है वो लगभग 250 से 350 किलोमीटर है? ये है पृथ्वी मिसाइल। ये स्वदेशी निर्मित है और ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसके अंदर कई सारे वेरिएंट है। ठीक है। और इसके अंदर न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वॉरहेड्स भी आपके अपलोड करे जा सकते हैं। तो ये है पृथ्वी। आकाश, जिसको डीआरडीओ के द्वारा डेवलप करा गया है, ये क्या है? ये है सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। नाम क्या है इसका? आकाश। तो सिस्टम होता है, ये है एक मीडियम रेंज जो कि सरफेस टू एयर कवरेज करता है। इसकी जो रेंज है वो लगभग 25 किलोमीटर है। ओके। तो जैसे कोई एयरक्राफ्ट है या फिर कोई यूएवी या फिर मिसाइल्स है, उसको वो करने के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए आकाश को डिजाइन करा गया है। विच अमंग द फॉलोइंग मिसाइल्स इज कॉल्ड इंडियन पैट्रियोट? निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल भारतीय पैट्रियोट के नाम से जानी जाती है? ये जो आकाश के बारे में अभी हमने जाना था, इसी को इंडियन पैट्रियोट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये सिमिलर है क्योंकि यूएस के अंदर जो पैट्रियोट सिस्टम है ना, उससे क्योंकि मिलता जुलता है, तो उसी के आधार पर इसको भी हम इंडियन पैट्रियोट के नाम से जानते हैं। बाराक 8, जो कि एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, वो इंडिया और किसके द्वारा डेवलप करी गई है? अभी पीछे बताकर आया था, ये इंडिया और इजराइल के द्वारा डेवलप करी गई है। तो ये एक लॉन्ग रेंज एयर और मिसाइल डिफेंस
के लिए आपका डिजाइन करी गई है, जिसकी जो रेंज है लगभग वो 70 से 100 किलोमीटर की है। नेम द न्यूक्लियर केपेबल सरफेस टू सरफेस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय द डीआरडीओ। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये है अग्नि 5। तो एक लॉन्ग रेंज मतलब ऐसे मान लीजिए लगभग 5000 प्लस किलोमीटर का कवरेज ये करती है। डीआरडीओ के द्वारा इसको विकसित करा गया है और ये न्यूक्लियर केपेबल भी है, सरफेस टू सरफेस इंटरकॉन्टिनेंटल, यानी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक ये वार कर सकती है, अग्नि 5। Which among the following is the naval variant of the indigenously developed पृथ्वी 3 मिसाइल? निम्नलिखित में से कौन सा स्वदेशी विकसित पृथ्वी 3 मिसाइल का नौसेना संस्करण है? तो देखो, धनुष की जब कभी भी बात होती है ना, तो ये क्या है, एक नेवल अडेप्टेशन है आपके इस पृथ्वी 3 मिसाइल का, सिमिलर रेंज में। तो इसको शिप से लॉन्च करा जाता है, जो कि इंडिया की जो नेवल स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसको एनहेंस करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मिसाइल टू बी बिल्ट बाय इंडिया? निम्नलिखित में से पहली मिसाइल कौन सी थी जिसको भारत ने बनाया था? तो पृथ्वी मिसाइल वो मिसाइल है जिसको पहली बार भारत के अंदर डेवलप करा गया था। कब? 1998 के अंदर। ये सरफेस टू सरफेस है, ठीक है, न्यूक्लियर केपेबल भी है। इंडिया हैज प्रोक्योर्ड राफेल फाइटर जेट्स फ्रॉम विच कंट्री? भाई ये राफेल जेट्स जो होते हैं वो हम कौन से देश से लेते हैं? ये फ्रांस से लिए जाता है भाई, याद रखिएगा। तो 2016 के अंदर एक बहुत बड़ी डील हुई थी जिसमें 36 जेट्स फ्रांस से एक्वायर करे गए थे। विच कंपनी मेक्स द फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल? अब इस कंपनी का नाम पूछा है। पहली चीज तो भाई ये जो कंपनी है एक फ्रेंच कंपनी है, फ्रांस की कंपनी है। इसका नाम क्या है? तो इसमें याद रखिएगा डसोल्ट एविएशन, ये इसको डिजाइन करता है, मैन्युफैक्चर करता है राफेल फाइटर जेट्स को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली? देखो कौन से देश का कौन सा है वो इन्होंने आपको दिया है। राफेल फ्रांस का है, ऑलरेडी मैं आपको बताकर आया था, फ्रेंच मेड है, डसॉल्ट के एविएशन कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। एमआईजी रशिया के द्वारा बनाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। तेजस को लेकर इन्होंने यहां पर पूछा है, तेजस किसके द्वारा बिल्ट है? इंडिया के द्वारा बिल्ट है। उसके बाद तीसरा इन्होंने दिया है सुखोई। क्या सुखोई यूनाइटेड किंगडम से संबंधित है? सुखोई को डेवलप करा गया है किसके द्वारा? रशिया के द्वारा। इसमें आपका यूनाइटेड किंगडम नहीं है, तो ये वाला इनकरेक्ट आपका हो जाता है इसमें। सुखोई एयरक्राफ्ट को डेवलप करा गया कौन से कंट्री के द्वारा? भी पीछे बता कर आया हूं, रशिया के द्वारा डेवलप करा गया था सुखोई को, ठीक है। इसकी कई सारी आइकॉनिक एयरक्राफ्ट हैं, जैसे कि SU-27 है, 30 है, SU-30, SU-37, 35 सॉरी। तो ये इसकी रेंज है, ठीक है। Which is the which of the following is a twin-seater, twin-engine, multi-role combat fighter aircraft jointly developed by Sukhoi Design Bureau of Russia and Hindustan Aeronautics Limited for Indian Air Force? तो निम्नलिखित में से कौन सी दो सीटर दो इंजन मल्टी रोल फाइटर विमान है जिसको सुखोई ब्यूरो और हमारे HAL ने मिलकर विकसित करा है? ये है SU-300 MKI, इसको याद रखिएगा। एक ट्विन सीट ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर है ये, याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट अंडर द इंडियन एयरफोर्स? निम्नलिखित में से कौन सा विमान भारतीय वायुसेना में सबसे तेज है? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी जिस सुखोई SU-30 MKI की हमने बात करी ना, SU-30 MKI ये फास्टेस्ट एक्टिव फाइटर है इंडियन एयरफोर्स के अंदर, जिसमें इसकी जो मैक्सिमम स्पीड रहती है वो रहती है मैक 2, याद रखिएगा। मतलब लगभग आप 2120 किलोमीटर प्रति घंटा हाई ऑल्टीट्यूड पर इसको ट्रेवल करते हुए देख सकते हैं। विच फाइटर जेट ऑफ इंडियन एयरफोर्स वर यूज्ड इन दी बालाकोट एयर स्ट्राइक? काफी चर्चित है, मिराज 2000 यूज करे गए थे भी बालाकोट स्ट्राइक के अंदर, जो कि 26 फरवरी 2019 को करी गई थी, मिराज 2000। दी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को किस नाम से भी जाना जाता है? LCA। इसको हम जानते हैं तेजस के नाम से भी, जो ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होता है, तो याद रखेंगे तेजस इस प्रोजेक्ट का नाम है, जिसको
3 के अंदर प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी के द्वारा ऑफिशियली नेम करा गया था। ठीक है। Who among the following is the first woman officer to fly MiG-21? अभी पीछे बताकर आया था ना, अवनी चतुर्वेदी का नाम 2018 के अंदर इन्होंने इसको उड़ाया था भाई। वुमेन ऑफिसर ये है जिन्होंने इसको उड़ाया था। तो भाई ये था हमारी आज की इस क्लास का डिस्कशन। इस क्लास की पीडीएफ आप लोगों के मेरे इस एप्लीकेशन पर स्टैटिक जीके के कोर्स के अंदर मिल जाएंगी, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। बाकी अगर आप में से किसी को भी किसी भी प्रकार का डाउट वगैरह हो तो मेरे इस इंस्टाग्राम के यूजर नेम पर आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का लिंक, मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी इस मेरे ऐप पर मल्टीपल कोर्सेज हैं, एक बार इनको आप ट्राई जरूर कीजिएगा, आपके किसी भी बड़े एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। ये मेरे इंस्टाग्राम यूजर नेम पर जाकर इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज या फिर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अगली पार्ट में मिलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।